नमस्कार, मैं दीक्षांत्री शर्मा आप सभी का न्याय की आज चैनल में पुनः स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि न्यू मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पर हमने बात की थी, जिसमें हमने केवल एक साधारण घर में छोटे छोटे उपाय या प्रिकॉशंस लेके हम अपने घर को कैसे बनाए रख सकते हैं, शांति बनाए रख सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। लेकिन आज लीगल रेमेडी के बारे में हम बात करेंगे। क्रुएल्टी का लीगल रेमेडी क्या क्या हो सकती है और कितनी तरह की क्रुएल्टी होती है। जैसा कि क्रुएल्टी दो प्रकार से हो सकती है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक क्रुएल्टी को तो हमें साबित करना आसान होता है क्योंकि हम उसमें फिजिकल चोटें या मेडिकल से भी हम उसको साबित कर सकते हैं अपने फेवर में। लेकिन हमें मानसिक क्रुएल्टी को साबित करना बहुत मुश्किल है। उसी के बारे में हम वकील साहब से जानकारी लेंगे आज। बताइए वकील साहब, जैसा कि क्रुएल्टी दो तरह की होती है, फिजिकल एंड मेंटल, तो मेंटल क्रुएल्टी को कैसे साबित कर सकते हैं अपने फेवर में? देखिए, मेंटल क्रूरल्टी को आप सर्कमस्टांसेस से साबित कर सकते हैं, परिस्थितियों से साबित कर सकते हैं। घर में कैसे हो सकता है वो साबित? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि अगर किसी पुरुष ने पहली शादी रहते हुए दूसरी शादी कर ली है या किसी महिला के साथ रहने लगा है, लिव इन रिलेशनशिप में जैसा कि आजकल कहा जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गया है, तो ये एक मेंटल क्रूएल्टी है। अब इस मेंटल क्रूएल्टी को साबित करने के लिए आपको अपने पति के कंडक्ट के बारे में एविडेंस देनी होगी। घर पर नहीं आता है, रात को गायब रहता है, काफी दिन तक बहाने बनाकर बाहर रहता है, आपने उससे टेलीफोन पे बात की, टेलीफोन पे वो बहाने बना रहा है, घर नहीं आ रहा है, या तो इस तरह की जो एविडेंसेस हैं ये मेंटल क्रूएल्टी में आएगी, ना कि फिजिकल क्रूएल्टी में। क्योंकि हस्बैंड आपको गाली गलौच नहीं कर रहा है, आपकी मारपीट नहीं कर रहा है, आपको और टॉर्चर नहीं कर रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आके वो एक मानसिक प्रताड़ना आपको दे रहा है। और इस मानसिक प्रताड़ना के लिए आप उसके खिलाफ डिवोर्स का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। और दो चीजें एक मैं बताना चाहूंगा आज खास तौर से, कि जो मानसिक क्रूरता की बात की दीक्षांत्री जी ने और एक शारीरिक क्रूरता की बात की इन्होंने, तो दोनों में अंतर है, दोनों की रेमेडीज अलग अलग हैं। जो मानसिक क्रूरताएं होती हैं, बहुत सारी मानसिक क्रूरताएं तलाक का आधार होती हैं, लेकिन वो अपराध का गठन नहीं करती हैं, उसमें उससे अपराध नहीं बनता है। ऐसी क्रूरताएं बहुत सारी हो सकती हैं जिनपे आप उस ग्राउंड पे तलाक आ सकते, जैसे मैंने अभी यही बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, या शादी कर ले उसके बारे में। हालांकि दूसरी शादी कर ले उसको अगर आप प्रूव करें तो बाइगैमी का भी एक अलग से अपराध एक इंडियन पीनल कोड में और बीएनएस में है, दूसरी शादी करने का, लेकिन वो एक अलग से अपराध है। अगर हम 498A में आईपीसी के और 85 और 86 बीएनएस में अगर चर्चा करें तो वो बाइगैमी का अपराध, दूसरी शादी करने का अपराध 498 में कवर नहीं हो सकता, क्योंकि वो मानसिक प्रताड़ना है। तो इसके लिए मतलब सिविल कोर्ट में जाके मुकदमा दायर करना होगा? बिल्कुल, डिवोर्स का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। अमूमन अधिकतर मानसिक प्रताड़नाएं, सभी मानसिक प्रताड़नाएं नहीं, अधिकतर मानसिक प्रताड़नाओं के लिए आप डिवोर्स का पिटीशन ला सकते हैं। वो सिविल साइड में आपको रिलीफ मिलता है उसको, और वो क्रिमिनल साइड में मानसिक प्रताड़नाएं नहीं आती हैं। तो अधिकतर, सभी नहीं, अधिकतर की बात कर रहे हैं। उसके लिए कोर्ट में जाके मतलब उसमें पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई जा सकती? नहीं, वो तो मानसिक, देखिए अब जैसे बात करें, यहाँ मिक्सअप नहीं कर सकते दोनों चीजों को। बहुत सारी ऐसी मानसिक प्रताड़नाएं हैं जो 498 में कवर्ड होती हैं, 85 86 बीएनएस सब हो गया है, हम लोग 498 ही कहेंगे बार बार क्योंकि फेमस है वो। तो 498 में कवर्ड होती है बहुत सारी मानसिक प्रताड़नाएं, लेकिन सभी मानसिक प्रताड़नाएं 498 में कवर्ड नहीं होती हैं। लेकिन सभी मानसिक प्रताड़नाएं डिवोर्स का आधार बनती हैं। जैसे शराब पी कर मारपीट करना, तो उसके लिए तो कंप्लेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो तो फिजिकल टॉर्चर है। बिल्कुल सही बात है। अगर आदमी शराब पी के आता है और शराब पी के आके आपके साथ मारपीट करता है, और मारपीट करने के वो 498 में कवर्ड होगा। अब 498A में कवर्ड करने के लिए अगर उसकी 498 को देखें, उसकी परिभाषा को, और जो कानून की मंशा रही, उस अपराध 1983 में जब यह अपराध बनाया गया और इसको इंसर्ट किया गया इंडियन पीनल कोड में, तो मंशा क्या रही? मंशा ये रही कि कोई भी महिला अगर उसको लाइफ को एंडेंजर है
लाइफ को उसके खतरा है पति के साथ रहते हुए, वो उसके साथ ऐसी क्रूरता की जा रही है कि वो सुसाइड करने के लिए प्रेरित होती है, अटेम्प्ट टू सुसाइड करने के लिए प्रेरित होती है, वो 498 में कवर्ड है। कोई डेंजरस उसको चोटें पहुंचाई जाए, ग्रीवियस इंजरीज आ जाए, वो सब 498 में कवर्ड है। और फिजिकली जितने ऐसी चीजें जो उसको पति के साथ रहने से उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, उसको चोटें आ सकती हो, उसको सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता हो, इस तरह की सभी चीजें जो कृत्य हैं, जो एक्ट हैं एक पति के या उस पति के रिश्तेदारों के जो एक्ट है, वो सब 498 में कवर्ड होंगे। अब उसमें मेंटल भी है। एक 498 में मेंटल क्रूअल्टी को भी कवर्ड किया गया है, लेकिन उस मेंटल क्रूअल्टी के कवर्ड करने में एक उसमें शब्द रख दिया गया है जो कि डेंजरस हो, जो कि ग्रीवियस हो। अब ग्रीवियस मेंटल क्रूअल्टी क्या होती है? ये हर व्यक्ति टू व्यक्ति, मैन टू मैन बदलती रहती है। अब जैसे एग्जाम्पल कहें, बहुत सारी चीजों का एग्जाम्पल कहें, एज एन एग्जाम्पल हम कहें कि एक पति या उसके रिश्तेदार एक लड़की को बार बार टॉर्चर करते हैं कि किसी चीज की डिमांड के लिए, और वो दहेज की डिमांड होना ही जरूरी नहीं है कि दहेज की डिमांड ही हो, कोई भी डिमांड हो सकती है, कोई भी ऐसी अनलॉफुल डिमांड जिससे कि पत्नी के दिमाग में ये खतरा हो जाए कि तुझे तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे मान लिया कोई लड़की, कोई औरत सैलरी है, जॉब करती है, जॉब करने पर उसको सैलरी मिलती है, तो उसका पति या पति के रिश्तेदार, सास, ससुर, देवर, जेठ, नंद, कोई भी हो सकते हैं, वो उस सैलरी को उस लड़की से कहें कि आप हमें दो, और लड़की मना करे और उस सैलरी को लेके बार बार उसके साथ रोज बदतमीजियां की जाएं, उसे ताने दिए जाएं। देखिए, लड़ाई झगड़ा मारपीट के अलावा भी होता है, मारपीट की हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, चूंकि हमें मेंटल क्रूअल्टी पे आना है। तो उसको ताने दिए जाए, उस सैलरी को लेके कोशिश की जाए उसकी सैलरी को अकाउंट से जबरदस्ती निकाल लेने की, जैसे कि अमूमन एटीएम होता है, पति के पास एटीएम होता है या कुछ कर लिया, इस तरह किया जाए। और पत्नी को लगने लगे कि तू अब अगर तेरी सैलरी चली जाएगी तो तू अपना जीवन कैसे गुजारेगी, और इतना ये ग्रीवियस हो जाए ये मैटर, ये मामला इतना आगे बढ़ जाए कि पत्नी को दिल लग जाए कि मेरी लाइफ ही सिक्योर नहीं रहेगी, तो वो 498 में कवर्ड हो जाएगा। नॉर्मल वियर टियर, सामान्य रूप से जो झगड़े फसाद घर में हो जाते हैं पति पत्नी के बीच में, वो 498 में कवर्ड नहीं होते हैं। ठीक, तो एक आम धारणा बनी हुई है कि 498 में केवल डाउरी डिमांड वाले मामले ही कवर्ड होंगे, वो नहीं है। डाउरी डिमांड वाले मामले के अलावा भी और जो मामले हैं वो कवर्ड होंगे, लेकिन वो इंजरीज कि या तो उसको संभावनाएं ऐसी हो कि कोई ग्रीवियस इंजरी आएगी, या ऐसी संभावनाएं हो कि उसको ऐसा करना पड़ जाएगा कि सुसाइड के अलावा उसके पास कुछ रास्ता ही नहीं बचा है, ऐसी जब चीजें होंगी तो वो सब 498 में कवर्ड होंगी। किसी लड़की को इतना परेशान कर दो, उसको टॉर्चर कर करके, तो वहां सब ये होगा। ठीक कहा आपने। अच्छा, ये बताइए कि इसमें केवल महिलाओं को ही उपचार उपलब्ध है या इसमें पुरुष भी ले सकते हैं? नहीं, ये तो केवल महिलाओं के लिए कानून है, पुरुष के लिए ये कानून नहीं है, केवल महिलाओं के लिए है। तो लेकिन एक बहुत ही पुराना केस है दास्ताने वर्सेस दास्ताने, तो उसमें उन्होंने मेंटल क्रूअल्टी के आधार पर हस्बैंड ने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया था, तो इसीलिए क्या उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया था या मतलब और कोई कारण था? देखिए, दास्ताने वर्सेस दास्ताने जो 1976 का एक जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 75-76 का, उसमें पति ने जो एक सिविल रेमेडी मांगी, उसने डिवोर्स मांगा, उसमें डिवोर्स का ग्राउंड पे फाइल किया, तो कोर्ट ने उसमें बहुत सारी चीजों को देखा। लेकिन ग्राउंड उन्होंने मतलब मेंटल क्रूअल्टी उसमें लिया था, क्रूअल्टी। हाँ, मेंटल क्रूअल्टी लिया। वो जजमेंट सिर्फ एक बात पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बाद 1975 का वो जजमेंट, 76 में संशोधन आए फिर हिंदू मैरिज एक्ट में, और केवल एक ही बात पे महत्वपूर्ण है वो जजमेंट आज भी, कि अगर कोई पति पत्नी में झगड़ा होता है और पत्नी के ऊपर क्रूअल्टी की जाती है, मेंटल क्रूअल्टी या फिजिकल क्रूअल्टी की जाती है,
और उसके बाद उस क्रूअल्टी के बाद वो फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं, सेक्सुअल रिलेशंस बना लेते हैं अपने। तो ये कहा गया क्योंकि सेक्सुअल रिलेशन बना लिए हैं तो पुरानी क्रूअल्टी को कंडोन कर दिया गया है। तो ये जजमेंट आज तक ओवररूल नहीं हुआ है और इसमें यही कहा जाता है कि अगर कंडोन कर दिया है किसी पुराने एक्ट को, पति या पत्नी ने कंडोन कर दिया है, माफ कर दिया है, और माफ कैसे पता लगेगा? माफ ऐसे पता लगेगा कि भाई 10 दिन से झगड़ा हो रहा था, पत्नी अपने मायके चली गई, उसके बाद घर आ गई, घर आके फिर ठीक से रहने लगे और साल 1.5 साल बाद बच्चे हो गए, सब सही रहने लगे, तो ये माना जाएगा कि पुरानी चीजों को कंडोन कर दिया है और वो क्रूअल्टी नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इसी ग्राउंड को रखा और इसी ग्राउंड को रखते हुए उसमें जजमेंट पास किया। ठीक बात है। चलिए, ये तो सही है, मेंटल क्रूअल्टी के बारे में बात हो गई। अगर आए दिन किसी के साथ फिजिकल क्रूअल्टी हो रही है, मारपीट हो रही है, इस हद तक बात पहुंच रही है कि मतलब जान को खतरा है, तो उस कंडीशन में क्या करें? नहीं, अगर मान लिया इस हद तक झगड़े हो रहे हैं कि जान को खतरा है तो एक FIR फाइल करनी चाहिए और ये FIR जल्द से जल्द करना चाहिए। ये मेरी राय है सभी लड़कियों को जो वास्तव में पीड़ित हैं। उनको किसी भी घटना की अगर उनके साथ कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं और रिपीटेडली इंसिडेंट होते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल FIR फाइल करनी चाहिए, पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए सबसे पहले। क्योंकि जितना आप डिले करेंगे तो कोर्ट उतना उसको समझती है कि आपने इसको बाद में कुछ कहानियां बना ली हैं, कुछ गलत कर लिया है। 4-4 साल तक अब नहीं आती हैं कोर्ट में सूट फाइल करने, या 3-3 साल तक नहीं आते हैं घटना के बाद, तो कोर्ट उसको फिर बहुत आपको गंभीरता से नहीं लेता है और आपके केस को हारने का पूरा संभावनाएं बन जाती हैं। चलिए वकील साहब, आपने मेंटल क्रूअल्टी के बारे में बताया और फिजिकल क्रूअल्टी के बारे में बताया, लेकिन जो अमूमन आजकल समस्याएं देखी जा रही हैं घरों में छोटी छोटी, कि जैसे ससुर ने कुछ ताना मार दिया या सास ने कोई ताना मार दिया, वो ताना कैसा भी हो सकता है। सैलरी के बारे में जैसे बताया आपने कि सैलरी के ऊपर झगड़ा हो गया, या छोटी छोटी घर की समस्याएं हैं, खाना बनाने के ऊपर कोई ताना मार दिया, और या बच्चे ना होने के ऊपर कोई ताना मार दिया। मान लीजिए आजकल बच्चे जो है थोड़ा लेट होते हैं, मतलब किसी को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसी पे कोई बांझपन का ताना मार दिया, तो उन समस्याओं को लेकर क्या विवाद उत्पन्न कोर्ट में जाकर ले सकते हैं रिलीफ? हाँ बिल्कुल, क्रूअल्टी के अंदर नहीं, मैंने जैसा बताया 2 तरह की क्रूरताएं होती हैं। एक जिसके लिए आप सजा दिला सकते हैं, एक जिसके लिए आप सजा के अलावा और रिलीफ मांग सकते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप आ सकते हैं, उसमें कॉम्पनसेशन के लिए, उसमें उस क्रूरता को रोकने के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं और उसमें तलाक ले सकते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताओ, मैं आपको उदाहरण आप दो तो मैं उसका जवाब दूं, अगर कोई आपको लग रहा है ऐसा। जैसे कि कोई डेली किसी को वही बांझ वाली उदाहरण, जैसे कि बांझ बता रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, मेंटल टॉर्चर इतना हो गया है कि वो मतलब अपनी मेंटल स्थिति को खो बैठता है। ऐसा भी हो जाता है कई बार, जैसे डिप्रेशन में चली जाती है लड़कियां, हरेसमेंट इतना ज्यादा होता है, बेचारी सोच के उनकी लाइफ बेकार हो जाती है। पछताते हैं उनके पेरेंट्स भी कि शादी करके हमने कोई गुनाह कर दिया अपने बच्चे के साथ। तो उसके बारे में जैसे आपने बताया, किसी जैसे कह रही हैं कि किसी लड़की को लड़का बच्चे नहीं हो रहे हैं एक अरसे तक और घर में ताने देने शुरू करती है बांझपन के, या फिर लड़की हो गई है तो लड़का नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो ये जो चीजें हैं, अगर ये यहीं तक है, ताने देने तक सीमित हैं और लड़की उस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं कर रही है, उसको थोड़ा थोड़ा परेशानियां महसूस हो रही हैं, अगर ये यहाँ तक है तो उसके लिए ये अपराध तो वो नहीं कर रहे हैं, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ एक सूट फाइल कर सकती हैं इस ग्राउंड पे, इस मेंटल क्रूअल्टी ग्राउंड पे। और इस मेंटल क्रूअल्टी के ग्राउंड पे वो पति अगर इसमें शामिल है, पति भी शामिल है, पति साथ दे रहा है, पति शामिल है, तो पति के खिलाफ डिवोर्स का मुकदमा ला सकते हैं, क्योंकि डिवोर्स तो पति से ही होता है। हाँ, लेकिन अगर यही चीजें मान लिया लड़कियां हो गई, जैसे हमारा समाज है अभी भी पिछड़ा हुआ बहुत ज्यादा समाज है, पिछड़ी सोच है, सोच नहीं बदल रही है बहुत ज्यादा लोगों की। तो अगर लड़कियां हो गई 1-2 और उसके बाद भी लड़की हो गई और लड़का गाते रहे ससुराल वाले कि भाई लड़का होना है, और उसी लड़के होने के चक्कर में उस बेचारी लड़की के कई एबॉर्शंस करा दिए,
एबॉर्शंस करा दिए। ये लीगली तो एबॉर्शन नहीं होता, लेकिन एवरीबडी नोज कि इलीगल एबॉर्शन कितने सारे हिंदुस्तान में होते हैं और कैसे कैसे लड़के पैदा करने के लिए हमारे समाज में इस तरह की बातें होती हैं। तो अगर वो उस लड़की को ये लगने लगा एक दिन कि भाई ये तो बहुत, मैं परेशान हो गई, मेरे एबॉर्शन इतने हो गए और घर में मुझे दुखी कर रखा है ससुराल वालों ने, मेरे पति ने और लोगों ने, और वो ये मन में उसके विचार आ गया कि मैं तो इससे अच्छा मर ही जाऊं, सुसाइड कर लूं। तो ये विचार अगर आया और उसने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, या विचार ही आ गया और उसने कहीं किसी को बताया कि पापा मैं तो मर जाऊंगी, या किसी को और को बताया, अपने माँ को या बाप को या दोस्त को या और भाभी को, नंद को, किसी को, और तो जब ये विचार आ जाता है या कभी अटेम्प्ट कर लेती है तो वो अपराध में आ जाएगा, अपराध की श्रेणी में। चूंकि मैंने जैसे बताया 498A की जो परिभाषा है वो यही कहती है, अगर आपके मन में ये डेंजर पैदा हो गया, खतरा उत्पन्न हो गया और उस खतरे से डर की वजह से आपको सुसाइड के लिए सोचना पड़ गया, तो फिर 498 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सुसाइड के लिए नहीं सोचा, आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो फिर वो चीजें क्रूअल्टी में आएंगी, सिंपल क्रूअल्टी में, और इसके डोमेस्टिक वायलेंस या तलाक या दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि इसमें है कि विवाहित महिलाओं को ही ये उपचार उपलब्ध है, तो विवाहित महिलाओं में तो सास भी आती है। अगर 22 वर्ष है तो जैसे कि अगर कहीं पे बहू खराब है, कहीं पे सास खराब है, अगर कहीं पर सास प्रताड़ित है बहू से, भाई ऐसा भी है क्योंकि दोनों ही परिस्थितियां समाज में चल रही हैं, तो सास को क्या उपचार उपलब्ध है? बड़ा अच्छा सवाल आपका है, और इस विषय पे कोई ना तो सोचता है और ना ही इस विषय पे बहुत ज्यादा केसेस भी हैं। मतलब कोर्ट्स में इस तरह के केसेस पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि 498A का अपराध केवल बहू के साथ हो सकता है, लेकिन उसमें मैरिड वुमेन लिखा है, विवाहित स्त्री लिखा है, और विवाहित स्त्री एक सास भी है, विडो भी विवाहित स्त्री है। अगर कोई विडो हो गई है, कोई बहू, मान लिया कोई बहू है, उस पति उसका गुजर गया है किसी, और वो विधवा हो गई है, और जब अपनी ससुराल में रह रही है और ससुराल वाले उसको परेशान करते हैं, तो भी वो 498 में कवर्ड होती है। इसी तरीके से सास भी भाई विवाहित महिला है, सास का भी पति है और उस पति के रिश्तेदार हैं। अब पति के रिश्तेदार कौन हुए? अब ये सब सासों के लिए मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, क्योंकि मैं देखता हूं अपने इस प्रोफेशन में कि लड़कियां भी परेशान हैं तो बहुत सी सासें भी परेशान हैं, पति भी परेशान है तो ससुर भी परेशान है, परेशान सब लोग हैं। तो कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला हम नहीं बनाते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना सकते, और ना ही हमारा उद्देश्य यह है कि एक खास वर्ग के लिए हमें कुछ कहना है। हमें जो परेशान है उनको जागरूक करना है। अब जैसे सास का आपने मुद्दा उठा दिया साहब, अब सास को कौन परेशान कर, अब आप अगर 498 की परिभाषा आपने पढ़ी है और 498 में देखा है, तो एक आम भाषा की बात चूंकि हम कर रहे हैं या कानून की पेचीदगियां बताने के लिए उस भाषा में नहीं बैठे हैं। सास भी विवाहित महिला है, उसके पति यानी अगर उसको परेशान करते हैं, मान लिया पति परेशान नहीं करते, पति परेशान करते हैं, सिंपल सिटर है, वही बहू के साथ शामिल हो जाती है और मुकदमा ला सकती है। अब पति तो परेशान नहीं करता, लेकिन पति के रिश्तेदार करते हैं। पति के रिश्तेदार कौन हुए? पति का बेटा यानी कि सास का बेटा, पति की बेटियां यानी कि सास की बेटियां, पति की बहू यानी कि सास की बहू, बेटे की पुत्रवधू, अगर मतलब बेटे की पत्नी, मैंने पुत्रवधू तो उसकी हुई ससुर की, सास की पुत्रवधू हुई। अगर कोई शादी करी और बेटे की बहू आ गई और बेटे की बहू आके सास को परेशान करने लगी, ताने देने लगी, दुखी करने लगी, बात बात पे उसको साथ बदतमीजियां करने लगी, और सास के मन में ही आ गया तू जहरी खा ले आज, तू रेल के आगे कट जा, तू आत्महत्या कर ले, पंखे पे लटक जाए, इस तरह की बात अगर आ गई सास के मन में, तो वो भी 498 का मुकदमा उस बहू के खिलाफ ला सकती है। क्योंकि विवाहित स्त्री के पति के रिश्तेदारों में वो बहू भी शामिल है। तो इस बात पे ना तो कोई चर्चा होती, ना कोई बात होती, ना कोई केस होता, और सास को एक पोर्ट्रे कर दिया गया है कि भाई ये तो सास तो एकदम बहुत खराब चीज है और वही सब परेशान करती है। हाँ, बहुत सासें परेशान करती हैं, ये सच बात है, लेकिन ये भी सच है कि बहुत बहुएं भी सासों को परेशान करती हैं। चलिए, आपने जैसे बताया कि सासों को भी प्रोटेक्शन है इसमें, तो अगर रेशो देखा जाए तो सासों का इस समय परेशान होने का ज्यादा है या बहुओं का? देखो भाई,
रेशो की बात करें तो बहुएं ज्यादा परेशान है। सास चूंकि अपने घर में पहले से एस्टेब्लिश है, सास का वर्चस्व है अपने घर में, और जो नई लड़की आती है वो वर्चस्व बनाने का प्रयास करती है, टाइम लगता है उसको समय लगता है। तो ये तो सही बात है कि जो दूसरे की लड़की हमारे घर में आ रही है, यानी कि जिस घर में ब्याह कर आ रही है, वो थोड़ा दिक्कत महसूस करती है। पहले तो मतलब बड़ों का ही दायित्व है उसके साथ, मतलब थोड़ा शालीनता से रहे। देखो ये बात तो ठीक है। अगर आप बात करें कि समस्याएं कैसे पैदा होती है, अब समस्याओं पे आ गई, समस्याएं क्यों पैदा होती हैं। अगर मैं अपने 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 अनुभव की बातें हैं, अपने जो मैं कोर्ट में देखता हूं, या मैं अपने इस प्रोफेशनल लाइफ में देख रहा हूं, तो बहुत छोटी छोटी समस्याओं को लोग लेकर आते हैं। बहुत छोटी छोटी समस्याएं, जैसे सुबह जल्दी नहीं उठती है बहू, सास को तो उठने की आदत है 3 बजे या 4 बजे, बहू को आदत है 8 बजे उठने की, 9 बजे उठने की, तो वो जल्दी नहीं उठती है। ये परेशानियां हैं, इस बात को लेके झगड़े शुरू होते हैं। बहू आई है तो वो बिल्कुल परफेक्ट शेफ होनी चाहिए, वो शेफ नहीं है तो उसी बात पे है परेशानी कि खाना बनाना नहीं आता, नमक ज्यादा डाल दिया, चीनी कम कर दी, और इस तरह की समस्याएं। ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं कि भाई मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, मध्यम वर्ग की बात करेंगे, क्योंकि मध्यम वर्ग में बहुत समस्याएं हैं कि भाई रसोई में बर्तन सिंक में पड़े हैं, बर्तन साफ नहीं हो रहे हैं, रात को बर्तन पड़े हैं सिंक में, साफ नहीं हो रहे हैं, मेज पे डस्टिंग नहीं हो रही है, धूल जमी पड़ी है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो समस्याओं की जड़ है ना। और इन जड़ों को अगर आप मजबूत कर लोगे, इन जड़ों को ठीक कर लोगे, तो समस्याएं नहीं आएंगी। आपने भी देखा होगा बहुत सारी समस्याएं। बताओ आप अपने अनुभव से, जो आपने देखती हो, क्या समस्याएं हो सकती हैं? मैं तो अपने अनुभव को शेयर कर चुकी हूँ अपने लास्ट एपिसोड में ही। वो सब नॉर्मली समस्याएं थी, लेकिन वो बहुत बड़ी विवाद का जड़ बन जाती है। चलिए अब हम अपने इस टॉपिक को यही विराम देते हैं। फिलहाल आगे के लिए फिर से बात करेंगे वकील साहब से कोई नए मुद्दे को लेकर। ये घरेलू समस्याएं तो ऐसी हैं, एंडलेस होती है, इनका कोई अंत नहीं है। ठीक बात है। लेकिन इनको समझदारी के साथ ही आपस में तालमेल बैठा के एक दूसरे के साथ विचार अपने बना के ही इनको सुलझाया जा सकता है। देखो मैं ये सोचता हूँ कि देखिए कानून की जो बातें हैं, कानून की जो कानून बड़ा व्यापक है। कानून में छेड़छाड़ होती है, कानून में मैनिपुलेशन होता है, झगड़ा कुछ और होता है, और अदालतों में कुछ और झगड़ा बन के आ जाता है। वो एक अलग लड़ाइयां हैं कानून की, ये एक दूसरे की ईगो की लड़ाई पहुंच जाती है। लेकिन हम इस बात पे चर्चा जरूर करेंगे कि क्या ये समस्याएं कैसे शुरू होती हैं और ये कैसे रोकी जा सकती हैं कानून को हटा के। कानून पे तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं, एक एक करके हम आएंगे धीरे धीरे। हम तो ये कह रहे हैं कि समस्याएं घर में ही खत्म हो जाए, कानून तक पहुंचे ही ना। मैंने मतलब अपना यही सोल्यूशन बताया था अपने पिछले। हाँ, लेकिन वो अब अगले एपिसोड में उसी बिंदु पे चर्चा करेंगे कि घर पे समस्याएं कैसे शुरू होती हैं और उनका निदान कैसे संभव है वहीं पे। किसको बड़ा दिल दिखाना है और किसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करनी है। तो ये बात करेंगे अगले मुद्दे पे, और जब मुद्दा हम चर्चा पे आएंगे, और अगले एपिसोड को हम इसी बिंदु पर उठाएंगे, दोबारा से उठाएंगे, क्योंकि एक बड़ा व्यापक विषय है। देखिए इसका इतना बड़ा व्यापक विषय है कि ये हम 1 घंटे बोल सकते हैं, खत्म ही नहीं होगा। चलिए ठीक है। तो हमें अब यहीं पे अपने आपको विराम देना होगा। ठीक है जी, इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।